नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन हब में। और आज हम जो हैं वो शिक्षक डायरी के बारे में चर्चा करेंगे। मॉड्यूल 10 की शिक्षक डायरी के बारे में चर्चा करेंगे। उसके पहले एक जानकारी है, यदि आप लोगों को जो शिक्षक डायरी है उसकी यदि पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और वहाँ से ये पीडीएफ डायरियाँ प्राप्त कर सकते हैं। किस प्रकार जुड़ेंगे इसकी जानकारी आपको आगे वीडियो में बताई जाएगी। वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये हमारे एक शिक्षक साथी हैं श्री पुनीत शुक्ला जी, जो कि विकासखंड सुसनेर जिला आगर मालवा से हैं। और उन्होंने बहुत अच्छी जो है वो निष्ठा की जो प्रशिक्षण डायरी है काफ़ी अच्छी बनाई है। इन्होंने इसमें मॉड्यूल 10, 11 और 12 तीनों को सम्मिलित किया है। और ये आप देख रहे हैं कोर्स 10 सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र। इसमें इन्होंने मॉड्यूल के उद्देश्य जैसा पीडीएफ बनाया, बहुत ही शानदार है। आप इसको एक बार जरूर डाउनलोड करें। से हैं सामग्री की रूपरेखा है, बहुत अच्छी तरीके से प्रिंटेड डायरी बनाई है और एक-एक चीज़ का इन्होंने समावेशन किया है। किसी भी चीज़ को इन्होंने इसमें छोड़ा नहीं है, सारी चीज़ें इसमें उन्होंने समावेशित की हैं। यदि आप कोर्स में थोड़ी बहुत मिसिंग कर देते हैं, भूल जाते हैं, तो आप इस डायरी के माध्यम से इस कोर्स को एक बार पुनः रिवीजन कर सकते हैं। तो किस प्रकार इस डायरी को आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके और वहाँ पर सर्च बॉक्स में पीएस एजुकेशन हब लिखेंगे तो आप उस चैनल पर पहुँच जाएंगे टेलीग्राम के, और उसको आप ज्वाइन करके वहाँ से आप सभी प्रकार की पीडीएफ डायरियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये जो है शुक्ला जी द्वारा बनाई गई जो डायरी है, ये आपको तीनों सब्जेक्ट जो हैं आपके मॉड्यूल 10, 11 और 12 आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे जो हमारे उमरिया के शिक्षक साथी हैं श्री त्रिपाठी जी, उनके द्वारा जो डायरी भेजी गई है उसका हम अवलोकन करेंगे। किस प्रकार आप सुझावात्मक जो डायरी है वो आप बना सकते हैं, तो वो डायरी भी आप उसी ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। ये जो मॉड्यूल 10 है सामाजिक विज्ञान का शिक्षा शास्त्र, इसकी डायरी के बारे में हम थोड़ी सी संक्षेप में चर्चा करेंगे। ये डायरी जो है हमें उमरिया के जो शिक्षक हैं हमारे प्रदीप त्रिपाठी जी, उनके द्वारा भेजी गई है। बहुत ही सहज सरल तरीके से डायरी बनाते हैं। तो एक छोटा सा हम जो है अवलोकन करेंगे इस डायरी का और साथ में जानेंगे कि इस कोर्स में जो है क्या है और क्या था और हमें क्या चीज़ें समझना है। आप भी इस प्रकार एक संक्षेप में डायरी बना सकते हैं। और ये डायरी यदि आप पीडीएफ फॉर्मेट में यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जो टेलीग्राम ग्रुप है पीएस एजुकेशन हब, वहाँ पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी मिलेगी, आप वहाँ पर जा कर के क्लिक करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस जो मॉड्यूल इसके उद्देश्य क्या हैं। इसके उद्देश्य हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर इतिहास, भूगोल, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में पेश किए गए मुख्य विषयों का वर्णन। दूसरा है विभिन्न अवधारणाओं को समझने के लिए सामाजिक विज्ञान में गतिविधियां बनाना। तीसरा है ग्लोब का उपयोग करते हुए अक्षांशों एवं देशांतरों को प्रदर्शित करना। और अगला है अतीत की घटनाओं को समझने के लिए कई स्रोतों को जानना। विभिन्न व्यवसायों को समझने के लिए चित्र व बच्चों के चित्र बनाने के कौशल का उपयोग। मार्क संसद का संचालन करना, सीखने के प्रतिफल को जानना। तो ये जो मॉड्यूल है ये उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए होता है, जैसे कि कक्षा 6 से 8 तक के लिए, जहाँ पर इतिहास, भूगोल और सामाजिक विज्ञान राजनीतिक जीवन का जो है स्रोत दिए हुए हैं, जानकारियाँ कहाँ से कैसे प्राप्त करें, किस प्रकार बच्चों को जो है वो इन विषयों का ज्ञान करवाएं, वे कैसे प्रतिफल प्राप्त करें, उसका ये जानकारी यहाँ पर उपलब्ध है। सामग्री की रूपरेखा क्या होगी कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सीखने के उद्देश्य, सीखने के प्रतिफल व सीखने की प्रस्तावित प्रक्रियाएं, भूगोल का संक्षिप्त परिचय भी रहेगा, इतिहास का संक्षिप्त परिचय रहेगा, सामाजिक व राजनीतिक जीवन का संक्षिप्त परिचय रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं सामाजिक विज्ञान एक अवलोकन जो है, उसमें सामाजिक विज्ञान एक अहम पाठ्यक्रम है। यह अन्य विषयों से जुड़ा है, जैसे कि इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र। इन सब विषयों को मिलकर के सामाजिक विज्ञान बनता है। यानी जो समाज का विज्ञान है वो सामाजिक विज्ञान है। इसमें आप इतिहास यानी कि आप पुरानी जो बातें होती है प्राचीन काल की वो जान सकते हैं। भूगोल में आप पृथ्वी और वायुमंडल, अंतरिक्ष के बारे में जान सकते हैं। राजनीतिक शास्त्र में जो राजनीतिक क्रियाएं हैं वो, और अर्थशास्त्र में अर्थ से जुड़ी हुई समस्याओं को जान सकते हैं। सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय यह ध्यान में रखें कि बच्चों की रुचि जागृत हो। इसे पढ़ने व सीखने में अर्थात बाल केंद्रित शिक्षण कार्य करना उचित होगा। सामाजिक विज्ञान में कुछ विधियां हैं जिससे बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सकता है। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब यह है कि जहाँ पर बालक को केंद्र मान करके और बालक के ही मनोविज्ञान को जान करके उसको शिक्षा दी जाए, जहाँ पर बालक जो है वो गतिविधि करने के लिए प्रमुख केंद्र होता है।
तो जैसे इसमें है प्रश्नों के द्वारा भागीदारी, समूह में चर्चा, क्विज़, यानी बच्चा जो है वो खुद ही चर्चा करे आपस में इन विषयों के बारे में और उनको सीखे। तो सामाजिक विज्ञान में बच्चों में मानवीय गुण विकसित करता है, यह संवेदनशीलता बढ़ाता है। सामाजिक विज्ञान के कुछ उद्देश्य हैं जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे विषय की प्रासंगिकता को समझना, विषय वस्तु का वर्गीकरण करना, किसी घटना के कारण व परिणाम के तथ्यों से एकत्र करके समझना, विविधता में एकता को समझना, प्राकृतिक व सामाजिक घटनाओं को समझना, वैश्वीकरण से परिचित करना, सामाजिक व मानवीय आपदाओं को दूर करने के तरीके विकसित करना। फिर अगला पॉइंट जो है पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाएं। तो पाठ्यचर्या जो होता है, जो हमारा करिकुलम होता है, उससे संबंधित अपेक्षाएं क्या होती हैं कि सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षण से अपेक्षित है कि बच्चे विभिन्न क्षेत्रों व संस्कृतियों में रहने वाले लोगों और उनकी सामाजिक रीतियों से परिचित हो सकें तथा बच्चों में करुणा, विश्वास, समानुभूति, शांति, सहयोग, सामाजिक न्याय व पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों पर संवेदना जागृत हो सके। यह भाव उन्हें उनके परिवार, उनके सामाजिक वातावरण के विभिन्न भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों के साथ अंतःक्रिया द्वारा विकसित होता है। फिर भूगोल क्या है? भूगोल भी जो है सामाजिक विज्ञान का विषय है और भूगोल विषय प्राकृतिक व सामाजिक विषय को जोड़ने का काम करता है। इस मॉड्यूल में हम भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी का मॉडल यानी कि जो ग्लोब होता है उसके बारे में जानेंगे तथा उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, अक्षांश, देशांतर रेखाओं के बारे में भी बच्चों की समझ बढ़ाने की रणनीतियों के बारे में विस्तार से जानेंगे। ग्लोब व मानचित्र पर अक्षांश और देशांतर को दिखाना। हम बच्चों को पृथ्वी का मॉडल जो है उसको ग्लोब रूप में दिखाते हैं। यह बताते हैं कि अक्षांश व देशांतर रेखाएं काल्पनिक होती हैं तथा इनके द्वारा पृथ्वी के किसी भी भाग की स्थिति, लोकेशन को जाना जा सकता है। हमें बच्चों को स्वयं ग्लोब को देखने परखने का अवसर देना चाहिए। बच्चों से पूछा जाना चाहिए कि आप ग्लोब में क्या देख रहे हैं? ग्लोब में कितनी तरह की रेखाएं हैं? कुछ रेखाएं उत्तर से दक्षिण तथा कुछ रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर गई हैं, उनको ढूंढ करके बताइए। ग्लोब में एक रेखा होती है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ जाती है तथा ग्लोब को दो भागों बराबर में बांट देती है, जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। दो भागों में बांटने पर ऊपरी भाग उत्तरी गोलार्ध और निचला भाग जो होता है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ग्लोब में विषुवत रेखा तथा उत्तर से दक्षिण दिशा से आय रेखा एक दूसरे को कई जगहों पर काटती है। इनमें से कौन सी रेखा है जो पश्चिम से पूर्व व उत्तर से दक्षिण एक दूसरे को काटती है और वहाँ पर जीरो अंश लिखा होता है? उस जीरो अंश डिग्री के जो दाएं बाएं तरफ देखकर 15 डिग्री तक देखें। किसी रस्सी या टेप की मदद से मध्य रेखा को मापने को कहें। ऐसा करके रुचिपूर्वक शैक्षणिक वातावरण का निर्माण किया जा सकता है। फिर ग्लोब से संबंधित गतिविधियाँ। ग्लोब से संबंधित हम क्या गतिविधि हम करवा सकते हैं वो हम इस मॉड्यूल में जानेंगे। संक्षेप रूप में हम उसको लिख सकते हैं। और फिर गतिविधि एक क्या है कि स्कूल भवन जो है उसमें एनसीईआरटी जियो पोर्टल का पता करें। इसके लिए इस लिंक पर, ये जो लिंक दी है यहाँ पर आप मोबाइल में टाइप करें किसी भी ब्राउज़र पे और वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्कूल भवन एनसीईआरटी का यूज़ करते हुए उपग्रह इमरजेंसी पर स्थानों की पहचान की गतिविधि। आप अपने मोबाइल के माध्यम से भी जो आप जियो टैगिंग होती है उसकी भी जानकारी बच्चों को, जैसे कि आप जो मैप खोलेंगे गूगल मैप उसमें भी बच्चों को स्थान दिखा सकते हैं कि देखिए आपका स्कूल यहाँ शो हो रहा है। इस प्रकार कई गतिविधियाँ हैं जो बच्चे बड़े रोचक तरीके से देखेंगे। फिर स्कूल भवन एनसीईआरटी पोर्टल गलत धारणा को स्पष्ट करने की यह समझने में भौतिक ग्लोब नक्शे से बेहतर कैसे मदद कर सकता है, इस पर भी चिंतन करें। छात्रों द्वारा उनके घर में सीखने की स्थिति में इस गतिविधि को करने के लिए एक योजना बनाएं और वर्णन करें। अपनी समझ जांचें, ये फिर भी एक गतिविधि है। फिर इतिहास के बारे में हम जानते हैं कि इतिहास क्या है। इतिहास को हम तथ्यों के आधार पर जानते हैं। तथ्य दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक तथ्य उस समय से जुड़ा होता है जिसे हम सिक्के से बताते हैं, जैसे कि न्यूमिस्टिक्स कहते हैं। इन सिक्कों में से उस समय की अर्थव्यवस्था के बारे में पता चलता है, राजनीतिक स्थिति और व्यापार का पता चलता है। द्वितीय तथा हम द्वितीय जो तथ्य है वो हमारा साहित्य है। साहित्य भिन्न प्रकार का होता है क्योंकि ये लेखक की अपनी सोच पर लिखा होता है। साहित्य के प्रकार का होता है, कुछ समाज से, कुछ साहित्य से, कुछ राजनीतिक व्यवस्थाओं से जुड़ा होता है। साहित्य को हम लिटरेरी अकाउंट या ट्रैवल अकाउंट भी कह सकते हैं। ट्रैवल अकाउंट वो साहित्य होते हैं जो किसी भी विदेशी के भारतवर्ष में आगमन पर लिखे जाते हैं। जैसे आपने फाहिन, ह्यूएन, टीसेंग और बोमीज ट्रेविनियर अकाउंट पढ़ा होगा। इसके अलावा पुरातत्व से जुड़ी इमारतें भी उस समय के बारे में बताती हैं। स्रोत प्रदर्शन, जो स्रोत हम देखते हैं उनका प्रदर्शन करने जैसे इतिहास से बच्चों को रुचिकर विषय बनाया जा सकता है। इसके लिए आप बच्चों को स्टाम्प दिखाइए, जैसे कि गांधी जी के स्टाम्प तथा अन्य भी हैं। इन्हें डाकघर से एकत्र किया जा सकता है। इतिहास को अच्छी तरह जानने के लिए स्टाम्प स्रोत का अच्छे काम करते हैं। हम अलग अलग स्टाम्प जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के स्टाम्प भी इकट्ठा करवा सकते हैं।
और इतिहास को जानने का अच्छा स्रोत है, जैसे कुछ अखबार होते हैं, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है। इतिहास को जानने का स्रोत इमारतें हैं, और पुराने जो भवन होते हैं या बच्चों को हम भ्रमण के लिए लेकर जाते हैं, तो बच्चे वहाँ से इतिहास की जानकारियाँ कर सकते हैं। जैसे आप अपने बच्चों को भी जहाँ कहीं घुमाने लेके जाते हैं, तो बच्चे जहाँ कहीं पे भी पुरानी चीज़ों को देखते हैं, तो उनको इतिहास की जानकारी मिलती है, और जो उनका माइंड है वो काफ़ी डेवलप होता है इन चीज़ों से। फिर इतिहास में किसी विशेष समय की समग्र समझ विकसित करने के लिए आप किन स्रोतों का आकलन करेंगे, अपने विचार। यहाँ पर आपको जो लिंक दी है इसको टाइप करें ब्राउज़र पर, यहाँ जाकर के आप अपने विचार दे सकते हैं। पांडुलिपियाँ भी एक महत्वपूर्ण स्रोत होती हैं इतिहास का। हम जानते हैं क्या होती हैं कि इस भाग में गतिविधियाँ दी गई है, जिसमें हमें लेखकों और उनकी रचनाओं को छांटना है। ऐसी गतिविधियाँ हम शाला स्तर पर बच्चों से भी करा सकते हैं। जैसे धातुओं की खोज होने पर साहित्य धातुओं पर लिखा जाने लगा, फिर कागज़ पर। लेखक रचनाएं: इलांगो, आडिगाल, सिप शिल्पाधिकारम, चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रचित, बिल्हण, विक्रमादित्य गार्गी, ये इनके द्वारा लिखित जो हैं वो रचनाएं हैं। मुद्रा शास्त्र: हो सके तो बच्चों को पुराने सिक्के व वर्तमान सिक्के दिखाएं तथा चर्चा करें। सिक्के में क्या लिखा है, प्रतीक क्या है, किन दृश्यों को दिखाया गया है, धातु कौन सी है, स्मारक सिक्के क्या हैं, किन किन लोगों पर स्मारक सिक्के जारी किए गए हैं। सामाजिक विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान क्या है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर संक्षेप जानकारी करेंगे कि सामाजिक राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण विषय होता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार नागरिक शास्त्र एक खास औपनिवेशिक अतीत से जन्मा एक विषय है, और इसलिए इसे बदलना जरूरी था। नागरिक शास्त्र केवल सरकारी संस्थाओं व कार्यक्रमों के विवरण देने पर ही केंद्रित था। इस विषय में आलोचनात्मक दृष्टिकोण समाहित करके लिखा जाना था, मगर फिर भी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन उभर कर आया। इस विषय में सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक जीवन के कई पहलुओं को शामिल किया गया। आइए अब आजीविका को जानते हैं। जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, वे अपने घर परिवार के लोगों तथा पड़ोसियों के कार्य व्यवसाय को जानने समझने लगते हैं। आजीविका को दो अध्याय में पढ़ते हैं, एक तो ग्रामीण और दूसरी शहरी। इस प्रकार इन अध्यायों से मजदूरी क्या है, उद्योग क्या है, कृषि सेवा क्या है की समझ बढ़ती है। साथ ही इन सेवाओं की प्रकृति व चुनौतियों का भी बोध होता है। यह इकाई अर्थशास्त्र के विषय की एक अनिवार्यता भूमिका होती है। आजीविका आजीविका जो होती है, कई प्रकार से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। मुख्य 3 गतिविधियाँ बताई हैं, एक तो एक कार्टून व चलचित्र, दूसरा अवलोकन और तीसरा प्रश्न के साथ सर्वेक्षण। इस प्रकार ये 3 गतिविधि के माध्यम से आजीविका को हम बता सकते हैं। पहली गतिविधि बच्चों के अनुसार है। इसमें कार्टून व चलचित्र का सहारा लेकर के विभिन्न व्यवसायों पर बात, जैसे हम किसान का एक चित्र बना देते हैं, कार्टून बना देते हैं, उससे वो बच्चा समझ लेता है कि ये एक कृषक है और इसकी आजीविका का जो है वो कृषि करना इसका है। दूसरी गतिविधि में बच्चों को सूक्ष्म गृह कार्य करने के लिए दिया जाता है, जिसमें बच्चे अपने आस पड़ोस के किसी व्यवसाय को देख करके समझ कर चित्र के माध्यम से प्रदर्शन करेगा। इस प्रकार आजीविका को ये जो 3 माध्यम हैं, एक तो कार्टून चलचित्र, दूसरा अवलोकन और प्रश्न के साथ सर्वेक्षण, इसके प्रकार बच्चों को हम आजीविका के जो स्रोत होते हैं वो हम बता सकते हैं। मार्क्स संसद, जिस प्रकार हमारी संसद होती है, तो किस प्रकार संसद का जो गठन होता है, कैसा, कहाँ सभापति बैठते हैं, कहाँ पक्ष रहता है, कहाँ विपक्ष रहता है, और प्रथम सीट पर द्वितीय सीट पर कौन होता है, इस प्रकार ये सारी जानकारी जो है मार्क्स संसद की वो हम बच्चों के सामने बता सकते हैं। और कक्षा में हम ऐसा वातावरण निर्मित कर सकते हैं कि बच्चे जो हैं उसमें सहभागिता करके, और किसी को हमने सभापति बना दिया, किसी को हमने पक्ष विपक्ष बना दिया, इस प्रकार बच्चे स्वयं प्रश्न करके और उत्तर भी देंगे कि किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं संसद में और किस प्रकार उत्तर दिए जाते हैं। फिर लोकसभा के बारे में बताया कि लोकसभा हाल में 550 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होती है। सीटों को 6 ब्लॉकों में रखा गया है, जिनमें से प्रत्येक में 11 पंक्ति हैं, और अध्यक्ष की कुर्सी के दाईं ओर ब्लॉक नंबर 1 और बाईं ओर ब्लॉक नंबर 6 हैं। इन दोनों ब्लॉकों में 97 सीटें हैं। शेष 4 ब्लॉकों में प्रत्येक में 89 सीटें हैं। लोकसभा को संसद का निचला सदन भी कहा जाता है। आम चुनाव के बाद लोकसभा का गठन होता है, जो 5 वर्षों तक काम करता है, या कि राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर भंग भी किया जा सकता है। इस प्रकार अध्यक्ष जो होता है भारत में लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। लोकसभा का नेता भारतीय संसद के निचले सदन का नेता प्रधानमंत्री होता है। यदि प्रधानमंत्री संसद के निचले सदन का सदस्य नहीं है, तो वह किसी अन्य मंत्री को सदन के नेता के रूप में नियुक्त कर सकता है। इस प्रकार जो जानकारी है राजनीति से संबंधित, तो हम यहाँ पर प्राप्त करेंगे। विपक्ष का नेता वह नेता जो संसद के किसी भी सदन में आधिकारिक विरोधियों का नेतृत्व करता है। यह दर्जा तब मिलता है जब उसकी पार्टी कम से कम 55 सीटें यानी 10% जो हैं वो प्राप्त की हों। फिर प्रश्नकाल जो होता है वो लोकसभा के प्रत्येक दिन का पहला सत्र, जिसका 1 घंटा होता है, वो प्रश्नकाल कहता है। मेन बात होती है शून्यकाल। या याद रखने वाली बात है, प्रश्न में भी आ सकती है कि प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय जो होता है वो शून्यकाल होता है। यह 12 बजे से शुरू होता है, और इस दौरान अध्यक्ष को पूर्व सूचित कर सदस्यगण अपने मुख्य मुद्दे उठा सकते हैं। जो शून्यकाल होता है वो 12 बजे से शुरू होता है।
इसके बाद हम देखेंगे पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो जो होता है कि ये तो एक प्रकार की जो गतिविधियों को संधारित करने की जो फ़ाइल होती है वो है, और समाज विज्ञान में हम गतिविधियाँ आधारित शिक्षण कार्य करा सकते हैं जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए। समाज विज्ञान के शिक्षण की रूपरेखा निम्न बिंदुओं पर बनाएं। विषय, कक्षा, अध्याय, अवधारणा, सीखने के प्रतिफल, मुख्य विचार, थीम, पूर्व ज्ञान, मूल्यांकन हेतु योजना। और इस गतिविधि से हमें निम्न पर विचार करने का अवसर मिलेगा: सवाल उठाना, अवधारणाओं की व्याख्या करना, प्रोजेक्ट तैयार करना, इस प्रकार है। और ये जो आप कुछ शिक्षकों का प्रश्न था कि ये जो पोर्टफोलियो में ये जो गतिविधि है, ये किस प्रकार हम गतिविधि का एक बना सकते हैं, मॉडल बना सकते हैं। तो ये जो शुक्ला जी द्वारा बनाई गई जो पीडीएफ है उसमें बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ये बताया है। यहाँ पर उन्होंने सामाजिक विज्ञान के विषय के आधार पर एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो की जो गतिविधि वो बनाई है। आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करें और देखें तो काफ़ी अच्छा नॉलेज आपको वहाँ से प्राप्त होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस चैनल पर आने वाली समस्त जो जानकारी है शिक्षा से संबंधित, शिक्षकों से संबंधित, वो आपको आपके मोबाइल पर उपलब्ध हो सकें। धन्यवाद।